नमस्कार दोस्तों, 21 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफाइन द कंटोर्स ऑफ स्पीच ऑफ हेट इन स्पीच। देखिए, इस आर्टिकल को लिखा किसने, तो इसको लिखा है सुहरीत पार्थसारथी जी ने। ये एक एडवोकेट हैं जो कि मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका क्या बोलना है, रिसेंटली जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल है उस पर बिंदास बोल करके एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को विलीफाई किया जा रहा था। 4 एपिसोड उसके एयर हुए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। अभी इस इवेंट के बाद ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए, इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम दो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंसिएशन करें। एक तो हम हेट स्पीच के बीच में डिफ्रेंसिएशन करें, किसके साथ? ऑफेंसिव स्पीच के साथ। कुछ हद तक ऑफेंसिव स्पीच अगर वो किसी के लिए क्रिटिकल है, किसी की गलतियों को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो गलतियां दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलतियां ना हो, बट वो फिर भी अलाउड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आप सीधे सीधे हेट स्पीच करो, जैसा कि इस केस में किया जा रहा था, सुदर्शन न्यूज वाले केस में, वो अलाउड नहीं है। यहां पे एक थ्योरी और दी गई है। ये थ्योरी दी है प्रोफेसर वॉल्ड्रन ने। तो प्रोफेसर वॉल्ड्रन की थ्योरी को यहां पे देखेंगे, उसको इंडिया की डेमोक्रेसी में कैसे अप्लाई किया जा सकता है इसको देखेंगे। जब फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके क्या क्या न्यूएंसेस रखे गए उसको देखेंगे। सेक्शन 153 ए एंड सेक्शन 295 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो कि हेट स्पीच को बैन करता है, इसके बारे में कुछ हद तक बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए ज्यादातर ये जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा आपका इंट्रोस्पेक्शन का है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि कोई एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे, जीएस पेपर 4 में ये चीज आपको काम आ सकती है। तो ये आर्टिकल देखेंगे। फिर भाई, इट्स अ नो ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द फार्म वर्ड। भैया, ये जो 3 फार्म बिल्स लेके आए गए हैं, जिन ऑर्डिनेंसेस को बिल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके चक्कर में तो कल राज्यसभा में ऐसी बवाल हुआ है, अगर आपने देखा हो ऑनलाइन तो शायद आपको पता हो। यहाँ पे भी मैं करंट अफेयर्स में भी इस चीज को कवर करूंगा। जबरदस्त बवाल। जो सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है किसकी तरफ से? पंजाब और हरियाणा की तरफ से। पंजाब और हरियाणा में तो लोग सड़कों पे उतर आए हैं। और वैसे सारे जितने भी अपोजिशन पार्टी के हैं, मतलब बीजेपी का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसके अपोज में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब इन फार्म बिल्स के अगेंस्ट में खड़ी हुई हैं। अभी इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक और कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए गए हैं कि कैसे जो कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है फार्म सेक्टर का, ये खतरनाक हो सकता है। बिहार का एग्जाम्पल लिया गया है। तो इस आर्टिकल को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आपका फेयर एंड अनफेयर। इसमें क्या हो रहा है, मद्रास हाई कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि एक जज है, उन्होंने तमिल एक्टर सूर्या के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए अभी ये न्यूज निकल के आ रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हम तमिल एक्टर सूर्या के अगेंस्ट इनिशिएट नहीं करेंगे। तो इस आर्टिकल में जो एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है क्रिकेट इन एक्शन। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। छोटी मोटी यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बोल रखी हैं, ठीक है, कि भैया वायरस को हम हरा देंगे। जैसे इंग्लैंड ने होस्ट किया था पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज को, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी होस्ट किया जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे और वैसे भी सीधा प्रसारण हॉटस्टार पे हो रहा है, तो लोगों की व्यूएबिलिटी तो है ही। कल ही मैं खोल के जब देख रहा था, कल या परसों, तो 50 लाख लोग उसको ऑनलाइन देख रहे थे। तो भले ही स्टेडियम में लोग नहीं है, बट ऑनलाइन व्यूएबिलिटी तो है ही आईपीएल की। तो कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं यहाँ पे। हालांकि इस आर्टिकल को मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि आईपीएल से रिलेटेड इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा गया है कि जो मैं आपको अलग से बताऊं। फिर चाइनाज नेशनलिस्ट टर्न अंडर जी जिनपिंग। देखिए, इस आर्टिकल को मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इस आर्टिकल के बेस को समझने के लिए मुझे आपके साथ जी जिनपिंग की बायोग्राफी डिस्कस करनी पड़ेगी। तो मैं सोच तो रहा हूं कि जी जिनपिंग की बायोग्राफी डिस्कस करूं, मौका लगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे मैं हल्के फुल्के पॉइंट्स बता दे रहा हूं कि कैसे जी जिनपिंग ने जो चाइना में अपना राज है उसको कंसोलिडेट किया। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। देखिए, अनंत कृष्णन जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, इंडिया चाइनाज चैलेंज अ जर्नी थ्रू चाइनाज राइज एंड व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। ये अनंत कृष्णन जी की किताब है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि अगर ये सवाल पूछ दिया जाता है इंडिया चाइनाज चैलेंज ये किताब किसने लिखी है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए अनंत कृष्णन। फिर अनंत कृष्णन जी चाइना में बहुत लंबे समय के लिए रह चुके हैं, चाइना में कवरेज कर चुके हैं। तो जो चाइना की पॉलिटिक्स है उसके बारे में इनको बहुत कुछ पता है। तो इन्होंने बताया कि कैसे जी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट यूथ लीग को ज्वाइन करने के लिए 8 बार अप्लाई किया, बट उनको नहीं लिया गया। फाइनली उनको लिया गया। उनकी जो फादर थे उनकी माओ जेडोंग के साथ नहीं बनती थी, बट फाइनली ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में आए। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जो बड़े बड़े लीडर्स थे,
जैसे माओ जेडोंग, उसके बाद डेंग जाओपिंग। अभी डेंग जाओपिंग ने एक पॉलिसी लेके आई थी जिसका नाम था मॉडल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, यानी किसी एक आदमी के हाथ में ताकत नहीं थी। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में जो अलग अलग पोर्टफोलियोज थे, अलग अलग पोर्टफोलियोज में उन मिनिस्टर्स के पास पावर थी। लेकिन जब उनके पास पावर थी तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। फिर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट जो थे आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो भी स्ट्रांग थे। जी जिनपिंग ने पावर में आने के बाद ताकत को पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर दिया है, और वो अपनी ताकत को किसके थ्रू एक्सर्ट कर रहे हैं? लीडिंग स्मॉल ग्रुप्स के थ्रू। जैसे कि उन्होंने साउथ चाइना सी पे एक लीडिंग स्मॉल ग्रुप बना रखा है, तो साउथ चाइना सी और भी जितने इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उस पर सीधे सीधे रिपोर्टिंग अब जी जिनपिंग को होती है, और किसी का कोई भी लेना देना उसमें है नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें जी जिनपिंग की पर्सनल क्वालिटीज बहुत अच्छी बताई गई हैं। कहीं ना कहीं जो बोजिलाई स्कैंडल हुआ उससे ये पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में कितना करप्शन है। कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बीच से स्प्लिट हो रही थी, तो यहाँ पे जी जिनपिंग ने चार्ज संभाला और बहुत अच्छी स्टेट्समैनशिप दिखाई। और एक और अच्छा पॉइंट यहाँ बताया गया है कि जी जिनपिंग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि केवल एक अच्छी इकोनॉमी और अच्छा पैसा कमाने के आइडिया के दम पे वो चाइना पे लंबे समय के लिए राज नहीं कर सकते। अगर उनको चाइना में लंबे समय के लिए राज करना है तो उनको नेशनलिज्म की भावना को आगे लेके जाना पड़ेगा। और इसलिए जी जिनपिंग ने अपना सिग्नेचर पॉलिटिकल कैंपेन चलाया है जिसका नाम है द ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ चाइनीज नेशन, जिससे वो चाइनीज लोगों के कॉन्फिडेंस को जीतना चाहते हैं। तो बस यही सब लिखा हुआ है दोस्तों इस आर्टिकल में। एक और बात लिखी हुई है कि जो जी जिनपिंग है ना, उनके पास जो रूम है फेल्योर का वो बहुत कम है। जी जिनपिंग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनके साथ क्या होगा। एक डिक्टेटर ने जब भी डिक्टेटरशिप की है, आप वेस्ट एशिया में आपको बहुत से एग्जांपल्स दिख गए, उसने अगर जब भी अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से काम किया है वो नीचे गिरा है। यहां पे जी जिनपिंग ने कलेक्टिव लीडरशिप के सिद्धांत को हटा के वन मैन लीडरशिप रखी है, यानी सब कुछ की रिपोर्टिंग अपने पास रख ली। अगर वो यहां पे फेल होते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उनकी तरफ वो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल, टिल्टिंग एट विंड मिल्स। भैया फ्रॉम द रीडर्स एडिटर से आर्टिकल आता है हर मंडे को, ठीक है। जर्नलिज्म से रिलेटेड चीजें मैं इसको हमेशा स्किप करता हूं, काम का कुछ है नहीं। ग्रेट पावर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पे बात की गई है। देखिए 21 सितंबर आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, और हमको ये देखना पड़ेगा कि दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज जैसे यमन, अफगानिस्तान, सोमालिया, सीरिया, इराक, यहाँ पे जंगें चल रही हैं। और ये जंग क्यों चल रही हैं? ये इन कंट्रीज की वजह से कम, और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे यूएस, रशिया, चाइना, इनकी पेटी पॉलिटिक्स की वजह से ज्यादा चल रही हैं। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी हम देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है बिल्कुल कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ की पीडीएफ वहीं पे अपडेट होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे उसका भी लिंक दे रखा है। और साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है डिफाइनिंग द कंटर्स ऑफ हेट इन स्पीच। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुदर्शन न्यूज चैनल पे जो प्रोग्राम आता था बिंदास बोल, इसको बंद कर दिया। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया ऑफेंसिव स्पीच और हेट स्पीच, इसके बीच के डिफरेंसेस को आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले ये सवाल बहुत बार आया है कि हेट स्पीच क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए स्पीच के ऊपर नियम कानून बनाना, कोई आदमी कितना बोल सकता है, कितना बोलना सही है, कितना बोलना गलत है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का काम है बताना। एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास ये ताकत है ये बताना कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, मतलब स्पीच के टर्म्स में नियम कानून बनाना। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है स्पीच के टर्म्स में नियम कानून बनाना। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज भी लिमिट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो ऑथर बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अभी अगर आप बिंदास बोल टीवी प्रोग्राम के बारे में बात करो, तो जब ये टेलीकास्ट हो रहा था उसमें बहुत सारी गलत चीजें बताई जा रही थी। अब मैंने उस प्रोग्राम को देखा नहीं है, मैं आपको जो कुछ ही बता रहा हूँ, जो आर्टिकल में लिखा उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो ये बताया गया कि हिंदूज के लिए जो अपर एज लिमिट है एग्जाम में वो 32 साल है। अभी हिंदूज के लिए 32 साल नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 32 साल है। कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है। और ये बताया गया कि एज लिमिट फॉर मुस्लिम्स इज 35 साल। हमको पता है कि हमारे संविधान में रिजर्वेशन धर्म के नाम पे नहीं है। आप तमिलनाडु स्टेट को छोड़ दो तो जो भी रिजर्वेशन है हमारे संविधान में, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हाँ, रिलीजन के बेसिस पे कुछ रिलीजियस सेक्ट्स को अगर ओबीसी में इंक्लूड कर लिया वो एक अलग चीज है, बट धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये जो बिंदास बोल करके प्रोग्राम था, ये जो दिखा रहा था वो गलत था, और ये इंटेंशनली एक कम्युनिटी को विलीफाई करने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑथर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के बोलता है कि पहले भी हेट स्पीच के बहुत से केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर उसके ऊपर डिलीनिएशन किया नहीं है। कहीं ना कहीं जरूरी यह है कि ऑफेंसिव स्पीच और हेट स्पीच के बीच के फर्क को सुप्रीम कोर्ट यहां पे साफ साफ सामने लेके आए। और कहीं ना कहीं ये जो हेट स्पीच वाला मुद्दा है हमारे इंडिया में, उसको हमें इंटरप्रेट करना है इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच। यानी कि हेट स्पीच को रोकने के लिए हमको इस हद तक नहीं जाना है कि हम फ्री स्पीच को रोक दें, तो एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। यानी कि एक लाइन की अगर आप इस तरफ हैं तो आप फ्री स्पीच में हैं, और अगर आप उस साइड चले गए तो आप हेट स्पीच में चले जाएंगे। ठीक है ना। अब यहां पे एक पर्सन है जिनका नाम है जेरेमी वॉल्ड्रन। मैं लिख देता हूं यहां पे, जेरेमी, JEREMY वॉल्ड्रन। सॉरी फॉर माई राइटिंग, राइटिंग के लिए तो एक दो लोगों ने गरिया भी दिया था मुझे कमेंट में, बट चलिए चलता है। अब प्रोफेशनल वॉल्ड्रन की डेफिनेशन क्या है हेट स्पीच को लेके? हेट स्पीच refers to utterances that incite violence, hatred, or discrimination against people on the basis of their collective identity, be it race, ethnicity, religion, gender, or sexuality. He says the limitation in these areas should be restricted to those category of minorities who are vulnerable. कहने का मतलब ये है कि भैया रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर और सेक्सुअलिटी आधार पे, कलेक्टिव आइडेंटिटी के आधार पे अगर आप, ठीक है ना, वायलेंस करते हो, हेट्रेड करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो वो हेट स्पीच होगा। लेकिन ये उन कैटेगरीज ऑफ माइनॉरिटीज पे एप्लीकेबल होना चाहिए जो कि वल्नरेबल है। अब देखिए, इस कंसेप्शन के अंदर a merely offensive statement would not qualify as a hate speech. For example, a mockery of Buddhism tenets would not be illegal simply because it offends the sensibility of its practitioners. On the other hand, speech that describes all Buddhists as immoral would qualify. कहने का मतलब यह है कि भले ही आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के काम करने के तरीके पे कोई स्टेटमेंट कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो स्टेटमेंट पूरी की पूरी कम्युनिटी को ना बदनाम कर रहा हो, ठीक है ना, या फिर बिल्कुल ही पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट चला जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी कोई, जैसे कि आपका हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है, अभी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आप बोलते हो तो आप सही बोल रहे हो भाई, कुछ ना कुछ गलती तो है। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में कुछ गलती है, बाकी धर्मों में कुछ गलती है, तो उन गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए आप किसी का क्रिटिसिज्म करते हो तो वो क्रिटिसिज्म सही है, बिल्कुल आप करोगे, उसको आप हेट स्पीच नहीं बोल सकते। लेकिन भैया आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को विलीफाई करने लगो, उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगो, तो वो गलत है। जैसे यहां लिखा है ना, On the other hand, speech that describes all Buddhists as immoral would qualify under hate speech. तो यही बात यहां पे हो रही कि बिंदास बोल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी एंटी नेशनल है, पूरी की पूरी कम्युनिटी यूपीएससी जिहाद कर रही है। अभी इस तरीके की चीजें तो वही याद है। और यहां पे अगर आप हमारी डेमोग्राफिक इक्वालिटी की बात, सॉरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम लोग, तो डेमोक्रेसी में देखोगे तो डेमोक्रेसी में एक तो होता है कि गारंटी ऑफ इक्वल डिग्निटी, ऑल, सबके लिए बराबर डिग्निटी है। अभी इस तरीके से स्टेटमेंट्स करके आप एक कम्युनिटी की डिग्निटी छीन रहे हो। दूसरा, पब्लिक गुड ऑफ इंक्लूसिवनेस, कहीं ना कहीं इंडिया को ग्रेट बनना है तो इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, सोशल कोहेजन होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। आप इस तरीके से विलीफाई करके इक्वलिटी को तोड़ रहे हो, सोशल ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब यहां पे प्रोफेसर वॉल्ड्रन ने जब ये आइडिया दिया, अब देखिए दोस्तों, प्रोफेसर वॉल्ड्रन ये आइडिया बहुत पहले दे चुके हैं। यहां पे प्रोफेसर वॉल्ड्रन के आइडिया को इस्तेमाल करके बिंदास बोल वाले प्रोग्राम से जो इंडिया में हो रहा है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो जब इस तरीके की हेट स्पीच के ऊपर प्रोफेसर वॉल्ड्रन ने अपने व्यू पॉइंट दिए, और ये व्यू पॉइंट उन्होंने यूएसए में दिए थे, तो उस समय पे यूएसए में कुछ रेजिस्टेंस हुआ था। ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस क्या था? वो रेजिस्टेंस फर्स्ट अमेंडमेंट के स्कॉलर्स ने दिया था। फर्स्ट अमेंडमेंट के स्कॉलर्स ने क्या बोला? सेंसरशिप इज अ बॉटमलेस पिट, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीव ब्राइट लाइन रूल्स दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीच दैट डिफाइंस दैट ओनली ऑफेंड्स एंड स्पीच दैट अराउजेस हेट्रेड। यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट के स्कॉलर ने बोला कि अगर आप सेंसरशिप का राइट किसी को देते हो तो उस राइट का गलत इस्तेमाल होगा ही होगा, क्योंकि सेंसरशिप एक बॉटमलेस पिट है। क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो स्पीच कौन सी है जो हेट है और वो स्पीच कौन सी है जो ऑफेंड कर रही है। इसलिए बेटर ये है कि आप एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो, क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दोगे ना,
तो अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उस गलत बात के काउंटर गलत बात दूसरी तरफ से आ सकती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट डिनाई दैट अ राइट टू एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी अब्यूज्ड, बट दे बिलीव दैट द ओनली आंसर टू मिसयूज्ड फ्रीडम इज मोर स्पीच। यानी कि अगर आप किसी को, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के स्कॉलर्स हैं, ठीक है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट स्पीच को लेके नियम कानून लेके आया था अमेरिका ने, तो इन स्कॉलर्स ने बोला कि देखिए अनलिमिटेड राइट अगर हम किसी को स्पीच का दे देंगे तो 100% कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन वो जो गलत बोल रहे हैं उसको काउंटर और स्पीच से किया जा सकता है। जो गलत बोल रहे हैं उनको अगर आप रोकने पे पहुंच जाओगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूटिव को ये ताकत दे रहे हो कि वो कुछ गलत कर सके। ओके, तो ये अमेरिका में एक व्यू पॉइंट है जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट का स्कॉलर्स था, उन्होंने इस व्यू पॉइंट को दिया है। अब इस व्यू पॉइंट में कुछ तो मेरिट है लेकिन यहां पे कुछ गलतियां भी हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट, अब देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट ने क्या व्यू पॉइंट दिया आपको पता है, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आप इस स्पीच को सेंसर मत करिए, अगर आप इस स्पीच को सेंसर करोगे तो एग्जीक्यूटिव को ताकत मिल जाएगी। हालांकि अगर आप सेंसर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो गलत होने ही लगेगा, उस गलत को काउंटर करने के लिए जो दूसरे लोग हैं जिनके खिलाफ गलत हो रहा है वो भी बोल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट में कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं, जैसे कि कॉमर्शियल स्पीच, लाइबल और फाइटिंग वर्ड्स, इनको एक लोअर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है अमेरिका में। उसके बाद almost all laws are a matter of construction. After all, most European democracies adopt principal standards that distinguish hate speech from merely offensive or rebarbative speech. यानी छोटे मोटे ऐसे प्रिंसिपल्स बना रखे हैं यूएस ने भी और यूरोपियन कंट्रीज ने भी, जो कि कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हेट स्पीच और ऑफेंसिव स्पीच के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और काउंटरिंग स्पीच विद मोर स्पीच इज प्लॉजिबल ओनली व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर अक्रॉस सोसाइटी। तो जैसा कि फर्स्ट अमेंडमेंट ने बोला कि आप स्पीच के खिलाफ सेंसरशिप मत करो, आप एक काम करो, सबको बोलने का मौका दो, तो अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उस गलत के अगेंस्ट जिसके खिलाफ गलत हो रहा है वो भी कुछ बोलेगा। लेकिन ये तब हो सकता है जब सोसाइटी में बैलेंस ऑफ पावर हो, और आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी में बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, कुछ सेक्शन ज्यादा ताकतवर हैं, कुछ सेक्शंस कम ताकतवर हैं। तो जब इंडिया की बात आती है, जो प्रोफेसर वॉल्ड्रन की थ्योरी थी जिसके अगेंस्ट यहां पे फर्स्ट अमेंडमेंट के स्कॉलर्स बोल रहे हैं, इंडिया के लिए प्रोफेसर वॉल्ड्रन की थ्योरी बिल्कुल सेट बैठ रही है। इसमें लिबर्टी की भी बात है, इक्वलिटी की भी बात है, फ्रेटर्निटी की भी बात है, और यहां पे इसके बेसिस पे जो हमारे सेक्शन है इंडियन पीनल कोड में, इनकी गलतियां निकाली जा रही। जैसे सेक्शन 153 ए की बात कर लीजिए, सेक्शन 295 ए की बात कर लीजिए, ये सेक्शन याद रखिएगा इंडियन पीनल कोड के। ये क्या करते हैं, दे क्रिमिनलाइज रिस्पेक्टिवली speech that seeks to promote enmity between different groups and speech acts that outrages religious feeling. तो 153(8) seeks to promote enmity between different groups, वो वाली speech, और 295A speech acts that outrages religious feelings। अभी बात यह है कि ये जो हेट स्पीच लॉ है हमारे इंडियन पीनल कोड के, ये वेगली वर्डेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से इसमें शब्द लिखे हुए हैं वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर होने की वजह से कभी कभी इन शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि जो फ्री स्पीच है अंडर आर्टिकल 19(2) इसको ये रोकने लगते हैं। कभी कभी इनका इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि सच में अगर किसी ने ऐसी स्पीच दे दी है जो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट जा रही, तो उसको रोका नहीं जा रहा है, उसको 295A और 153A के बेसिस पे जस्टिफाई किया जा रहा है। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि देखिए सेक्शन 153A एंड सेक्शन 295A, इन दोनों इंडियन पीनल कोड के जो वर्ड्स हैं इनको आप प्रॉपरली रिफॉर्म करिए और वर्ड्स को कुछ इस तरीके से लेके आइए कि प्रॉपर तरीके के हेट स्पीच लॉज को इंडिया में लगाया जा सके, ना कि ऐसे वेगले वेडेड वर्ड्स हो जो कि रियल में अगर फ्री स्पीच है उसको रोक रहे हैं, और अगर कोई फ्री स्पीच नहीं है, सच में पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल हमको देखने को मिला आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं, उनको आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आप कोई भी पब्लिक रिपोर्टिंग, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ने क्या बोला, अभी की जो आंध्र प्रदेश की रूलिंग सरकार है उसने कुछ नियम कानून लगाए किसके अगेंस्ट में, फॉर्मर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बोल रहा है कि भैया ये तो पॉलिटिशियन की लड़ाई है, पुरानी सरकार और नई सरकार आपस में लड़ रही है, मुझे घसीट रहे हैं। तो अब इस केस को मीडिया को कवर करने से मना कर दिया हाई कोर्ट ने। अभी ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भैया इसमें तो सीधे सीधे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसको आप कैसे रोक सकते हो। तो यहां पे गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारी हेट स्पीच के लॉस का। तो ये सब बातें दोस्तों इस आर्टिकल में कही गई हैं। डीपली एनालिटिकल आर्टिकल है, जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। आपको खुद इसको पढ़ना पड़ेगा,
मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत डीप साइकोलॉजिकल वाले शब्दों को एक लाइन में बता दिया है। तो हो सकता है फर्स्ट बार में आपको समझ ना आए, बार बार सुनोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब भैया सबसे बर्निंग टॉपिक, इट्स अ नो ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द फार्म वर्ल्ड, देयर इज गुड रीजन व्हाई अपोजिशन टू एग्रीकल्चरल बिल्स में बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स। ये बोला जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली फार्म बिल्स के अगेंस्ट अपोजिशन हो रहा है, कौन कौन से फार्म बिल्स है ये? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इनको मैंने वाई एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऑफ इंडिया नॉट वर्किंग इस वीडियो में कवर कर रखा है, यूट्यूब पे सर्च मार के आप उस वीडियो को देखिए। अब वैसे तो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक वर्चुअल रैली में बोला कि ये जो अपोजिशन पार्टीज इस फार्म बिल को अपोज कर रही है गलत है, ठीक है ना, लोगों को मिसलीड कर रही हैं, फार्मर्स को मिसलीड कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि जब से जून में ये ऑर्डिनेंसेस आए थे, फार्म ऑर्डिनेंसेस, तब से इनका अपोजिशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि अपोजिशन अभी हो रहा है, तब से इनका अपोजिशन हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि भैया जो एग्रीकल्चरल ट्रेड है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, उस स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि स्टेट में एग्रीकल्चर करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज होती हैं। उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज में वो मिडिलमैन, वो दलाल बैठते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लगाए जाते हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट की कमाई होती है। अभी इन बिल्स के थ्रू ये बोला जा रहा है कि एपीएमसी मंडी के बाहर दूसरी मंडियां खोली जा सकती हैं। उन मंडियों में जो दलाल हैं वो प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से रख सकती हैं। जो स्टॉक होल्डिंग थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, जिसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर मना कर रखा था, उस स्टॉक होल्डिंग के ऊपर से लिमिट्स हटा दी गई हैं। तो जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा स्टॉक्स अपने पास रख सकते हैं। तो अभी इस तरीके की बात करने की यहां पे बात कही जा रही है। अब स्टेट गवर्नमेंट की ताकत नो डाउट दोस्तों यहां पे कम हो रही है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की ताकत कम हो रही है। तो ये समझा जा रहा है कि भैया ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा निकाला जा रहा है। बट बात ये है कि रिसेंटली कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसके चलते सच में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फार्मर्स के जेन्युइन कंसर्न इन्वॉल्व हो। जैसे कि यूनियन कैबिनेट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने यूनियन कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। और ऐसा नहीं है कि केवल जो स्टेट गवर्नमेंट की मतलब जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल उसके साथ ये एफिलिएटेड थी इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। बहुत सारे ऐसे मास ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ एफिलिएटेड है, वो भी अपोज कर रहे हैं इस फार्म बिल्स को। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी के साथ मैच करती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ मैच करती है, उसके साथ जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर इन फार्म बिल्स को अपोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इन फार्म बिल्स में कुछ ना कुछ कमियां हो जिसको देखने की जरूरत हो। बात यह हो रही है कि यहां पे एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा बोला जा रहा है। एपीएमसी मंडी को हटाने से, एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन करने से, एपीएमसी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी खोलने से फर्स्ट ऑफ ऑल तो फार्मर्स को यह डर रखा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कम कर दिया जाएगा। तो सरकार यहां पे सामने आके बोल रही है, प्रधानमंत्री जी यहां पे सामने आके बोल रहे हैं कि भैया हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे। लेकिन बात यह कि कहीं ना कहीं सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में उसने जो प्रॉमिस किया था स्टेट गवर्नमेंट को, उससे पीछे हट गई सरकार, इसलिए सरकार पे भरोसा नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। ये बात तो दोस्तों है, जो प्रेजेंट की रूलिंग गवर्नमेंट है दैट इज वेरी मच प्रो कैपिटलिस्ट, बहुत ज्यादा वो इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट ट्रेडर्स को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि देश के जो सबसे बड़े दो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, अदानी और रिलायंस, वो फूड और एग्रीकल्चरल रिटेल में घुस रहे हैं। अभी ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फूड और एग्रीकल्चर रिटेल में घुस रहे हैं और उसी समय पे ये बिल्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो क्रॉस कनेक्शन है वो तो लोग बैठाएंगे ही बैठाएंगे। फिर अगर बात की जाए तो देखिए, एक बात यहां पे जेन्युइन निकल के आती है कि जो एपीएमसी मंडी है उस एपीएमसी मंडी में गड़बड़ होती है, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। तो ऑथर यहां पे क्या बोल रहा है कि देखिए, अगर आप पूरे देश के डाटा को कंपेयर करो तो पूरे देश का अब केवल 25% ऑफ द एग्रीकल्चरल ट्रेड एपीएमसी मंडी के थ्रू होता है। बहुत सारी राज्य की सरकारों ने एपीएमसी मंडी की ताकतों को ऑलरेडी कम किया है। बहुत सारी राज्य की सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है एग्रीकल्चरल रिटेल ट्रेड में इन्वॉल्व होने के लिए। अब बात यह है कि यहां पे सारा बिल किसके नाम पे फाड़ा जा रहा है? एपीएमसी मंडी के
काम करने के तरीके पे और जो दलाल एपीएमसी मंडी में काम करते हैं उनके काम करने के तरीके पे। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है दोस्तों कि देखिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में जो मिडिल मैन होते हैं, वो मिडिल मैन अब इस पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल ट्रेड का हिस्सा बन गए हैं। वो मिडिल मैन स्टेट प्रोक्योरमेंट, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के बीच में एक साइड पे और दूसरे साइड पे फार्मर्स। तो फार्मर्स को स्टेट के साथ जोड़ना और फार्मर्स को प्राइवेट प्रोक्योरमेंट्स के साथ जोड़ना, ये काम है इन मिडिलमैन का। और कहीं ना कहीं मान लीजिए कल की डेट में ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी आती हैं अगर इस एग्रीकल्चरल ट्रेड में, और वो अपनी अलग मंडी बनाती भी हैं, तो वहां पे भी मिडिलमैन होंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे मिडिलमैन हट जाएंगे और प्राइवेट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव सीधे आके फार्मर से बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स अपना काम इन मिडिलमैन को ही देंगे। हर जगह पे जहां पे भी गवर्नमेंट से या लोअर लेवल पे काम कराना होता है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स आके वो काम नहीं कराते, वो मिडिलमैन को ही देते हैं। तो मिडिलमैन का धंधा तो अब भी चालू रहेगा। तो जो आप एपीएमसी को हटा के मिडिलमैन को हटाने की बात करते हो, ये तो होने वाला दोस्तों है नहीं। एक चीज हो गई यहां पे। दूसरी चीज यहां पे क्या बोली गई है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड प्रोक्योरमेंट। देखिए, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड प्रोक्योरमेंट होता है, तो जब एक किसान अपने धानों को उगा रहा होता है तो उसको पता होता है कि भाई मुझे अपने धानों का इतना पैसा तो मिल जाएगा, तो वो टेंशन फ्री रहता है। अभी अगर आप एपीएमसी एक्ट को हटाते हो, जैसे कि आप देखोगे बिहार ने एपीएमसी को अबॉलिश कर दिया था 2006 में। उसके बाद बिहार की सरकार को लगा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, नई मंडियां बनेंगी, उनका अच्छे तरीके से रेगुलेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट बिहार में जो मेज है ना, मक्का, मक्का की जब खेती हुई तो मक्का का एमएसपी था 1,850 रुपए प्रति क्विंटल, और फार्मर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अपने मक्के को लगभग 1,000 रुपए प्रति क्विंटल में बेचा है। तो एमएसपी को हटाने के बाद जो कुछ भी बिहार में हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है नहीं। तो कहीं ना कहीं ब्लैंकेट प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय सरकार को सीधे ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट से काम नहीं हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधे सीधे इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बात यहां पे बोली जा रही है। लेकिन फिर भी फार्म बिल को किसी तरीके से पास करा दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे, वो तो समय ही बताएगा। भैया, फेयर एंड अनफेयर, हाई कोर्ट एडवाइस ऑन रीस्ट्रेंट इन क्रिटिसिज्म शुड नॉट अलाउ फॉर फ्रिवोलस एफर्ट्स टू इन्वोक कंटेम्प्ट। ये तमिल एक्टर सूर्या वाला केस है दोस्तों। आपको पता ही है, रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट में जो सुब्रमण्यम साथ जो आपके जज थे, उन्होंने रेफर किया था टू द चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट कि भैया जो तमिल एक्टर है सूर्या, ये बोल रहा है कि ये जो जजेस हैं ये वर्चुअली डिसीजन सुना रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं कि फिजिकली जाके एग्जाम दो, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने की बात की थी। अब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया इस केस में, और कोर्ट ने क्या बोला? इट इज नॉट द जॉब ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट to use a sledgehammer for avoidance of something which can be perceived to be not capable of even being propped up as contempt, much less debated to the level of criminal contempt। यानी कुल मिला के यहाँ पे कोर्ट क्या बोल रहा है कि देखिए, इसको कंटेम्प्ट नहीं बोल सकते। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एज अ हाई कोर्ट, हमारा ये हिसाब नहीं बनता कि हम एक डंडा लेके खड़े रहें और कोई भी जो हमारे खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर कंटेम्प्ट चार्ज लगा के उसको छड़ी मारते रहे। ये बात तो दोस्तों यहाँ पे ऑथर ने बोली है, लेकिन कोर्ट ने बोली है। लेकिन यहां पे कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाने से पहले जो एडवोकेट जनरल है मद्रास के, उनसे, सॉरी तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल हैं आपके विजय नारायण साहब। अभी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कौन थे? अमरेश्वर प्रताप शाही। इन्हीं को सुब्रमण्यम साहब ने लेटर लिखा था। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अमरेश्वर प्रताप शाही ने एडवोकेट जनरल ऑफ तमिलनाडु विजय नारायण से पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है। तो भाई एडवोकेट जनरल साहब ने ओपिनियन दिया कि देखिए, इस केस में आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू करनी चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बात मानी और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू की। लेकिन अपनी 29 पेज के ऑर्डर में एक चीज ऐसी लिखी हुई है जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जैसे कि जो 29 पेज का ऑर्डर है आपका मद्रास हाई कोर्ट का, इसमें लिखा क्या है? इट लेज मच एम्फेसिस ऑन द आइडिया दैट क्रिटिसिज्म अबाउट द जुडिशरी शुड बी रिस्ट्रेन। यानी कि ये अपने ऑर्डर में लिख रहे हैं कि अगर आप जुडिशरी का क्रिटिसिज्म करते हो तो वो क्रिटिसिज्म रिस्ट्रेन होना चाहिए, लेस्ट द लाइन ऑफ फेयर कमेंट बी क्रॉस्ड। देयर इज अ लेंथी सेक्शन ऑन द नीड फॉर प्रूडेंस एंड रिस्ट्रेन ऑन एक्सुबरेंस, बट सच ऑब्जर्वेशन शुड बी रेलेवेंट एंड अपोजिट only if made in the context of strident attack on the judiciary। ये जो अपोजिट नाम का शब्द यहां पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? अपोजिट नाम का शब्द का मतलब होता है एप्ट इन द सर्कमस्टांसेस और इन रिलेशन टू समथिंग। यानी किसी चीज से रेलेवेंट चीज को आप अगर प्रॉपर मानते हो तो उसको बोला जाता है अपोजिट। तो कोर्ट यहां पे क्या बोल रहा है?
कोर्ट ये बोल रहा है कि चलिए ठीक है, आप एक प्रॉपर क्रिटिसिज्म कर रहे हो कोर्ट का तो सही है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा क्रिटिसिज्म सही नहीं है। जो क्रिटिसिज्म है जुडिशरी का वो रीस्ट्रेन्ड होना चाहिए, एक लाइन है, उस लाइन को क्रॉस करना सही नहीं है। तो कल की डेट में कोई भी प्रूडेंस में, कोई भी एक्सुबरेंस में, कोई भी फैंसीनेस में अगर कुछ भी उठा के कोर्ट के अगेंस्ट बोलने लगेगा तो वो सही नहीं है। अगर आप कोर्ट के अगेंस्ट बोल रहे हो, क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो आपका क्रिटिसिज्म रेलेवेंट होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा यहां पे किसने बोला? हाई कोर्ट ने बोला। तो बात यह है कि हाई कोर्ट बोल रहा है कि क्रिटिसिज्म एप्ट होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो फिर बात ये होती कि भैया अनब्राइडल्ड क्रिटिसिज्म हो क्या होगा? मतलब कि फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या क्रिटिसिज्म सही है और क्या क्रिटिसिज्म गलत है? अभी यहां पे एक और चीज ध्यान देने वाली है। जो तमिल एक्टर सूर्या ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये कहा था कि नीट को आप फिजिकली कंडक्ट करवाओ। तो यहां पे अगर आप मद्रास हाई कोर्ट की बात करो तो मद्रास हाई कोर्ट में तो नीट से रिलेटेड किसी केस पे बातचीत भी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वितु साहा ओबराय केस की बात करो, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे VITUSAH वितु साहा ओबराय केस 2017, ठीक है। तो वितु साहा ओबराय केस के क्रक्स के हिसाब से मद्रास हाई कोर्ट का तो यहां पे ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं निकलता। तो ऑथर ये बोल रहा है कि यहां पे हाई कोर्ट कुछ इस तरीके से अपना डिसीजन दे सकता था कि भाई देखिए, ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स है, अगर इसको चालू करना है तो सुप्रीम कोर्ट को चालू करना चाहिए, हमारा इसमें ज्यूरिसडिक्शन है नहीं। क्यों हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? क्योंकि हमने इसमें ऑर्डर सुनाया है नहीं। ऑर्डर सुनाया है सुप्रीम कोर्ट में, आपको अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में शुरू करवाओ। तो इस तरीके का एक ऑर्डर देके कोर्ट अपना पल्ला झाड़ सकता था, बट कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ा नहीं। कोर्ट ने 29 पेज के ऑर्डर में साफ साफ बोला है कि अगर जुडिशरी का क्रिटिसिज्म होगा तो वो प्रॉपर होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो कोई भी फैंसीनेस में, एक्सुबरेंस में खड़े होकर कल को जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने लगे, ये सही नहीं है। अभी ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट आया है मद्रास हाई कोर्ट का, इस स्टेटमेंट का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, यानी कल की डेट में इस स्टेटमेंट को यूज करके फिर से कोई कंटेम्प्ट आता है जुडिशरी का और वहां पे फिर से क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की बात शुरू हो जाती है, तो वो ओवरऑल पब्लिक और सोशल स्फीयर में एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। और ऑथर यहां पे समेशन कैसे कर रहे हैं? ऑथर समेशन ये कह रहे हैं, एज लॉन्ग एज देयर इज नो एफर्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, क्रिटिसिज्म वेदर फेयर और अनफेयर डज नॉट वारंट इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। मतलब ऑथर का ये बोलना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काम करने के तरीके को ना ब्लॉक किया जाए, तब तक उनके जजेस का या कोर्टों का आप क्रिटिसिज्म करो। अब वो क्रिटिसिज्म चाहे फेवर हो, मतलब चाहे फेयर हो चाहे अनफेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आज की डेट में दोस्तों पॉलिटिशियंस को हम लोग गालियां देते हैं कि यार ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार, इसने पैसा खाया, इसने पैसा खाया। ठीक है, आप पॉलिटिशियंस को दे सकते हो। कई सारे केसेस में हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस पैथेटिक होते हैं, आप उनको गरियाओ, उनको आदत होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का क्या बोलना है कि भैया देखिए, हमारी एक मर्यादा है, हमने हमेशा अपनी मर्यादा में काम किया है, इसलिए आप अगर हमको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो फेयर तरीके से क्रिटिसाइज करो, अनफेयर तरीके से क्रिटिसाइज ना करो। मतलब आप कुछ भी उठा के हमको बोलने मत लगो। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यहां पे स्टैंड है। ऑथर यहां क्या स्टैंड दे रहा है कि नहीं, आपके काम करने का तरीका तो ब्लॉक नहीं हो रहा है ना, कोर्टें काम तो कर ही रही है ना, आपके काम करने तरीके को हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका क्रिटिसिज्म सही है। मतलब हम आपका फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो भी सही है, अनफेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो भी सही है। तो अब डिमांड यहां पे ओवरऑल सोशल स्फीयर में ये निकल के आ रही है कि क्रिटिसिज्म या फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग तभी सही है जब कोर्ट के काम करने के तरीके को ब्लॉक किया जा रहा है। अगर कोर्ट के जजेस के ऊपर कोई कमेंट मारा जा रहा है तो भैया चाहे वो कमेंट फेयर हो चाहे वो अनफेयर हो, कोर्ट को वो कमेंट सुनना चाहिए। तो जैसे पॉलिटिशियंस को हम लोग गालियां देते हैं, वैसे जजेस भी ये गालियां सुने, ये यहां पे कहने की कोशिश की जा रही है। अभी ये चीज मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जुडिशरी है दोस्तों, जो हमारे जजेस हैं, उनकी एक मर्यादा है। वो पॉलिटिशियंस की तरह फैंसी स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं। इन जजेस ने हमारे देश के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बचा के रखा है। तो कहीं ना कहीं इनका क्रिटिसिज्म तो देखिए फेयर होना चाहिए, अनफेयर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। हालांकि अब ये तो एक सोशल स्फीयर का इशू है, आप अपने हिसाब से इसमें अपने अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं। फाइनली हम आते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे आज के, ग्रेट पावर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे बात हो रही है, देखिए आज है 21 सितंबर और आज है इंटरनेशनल डे फॉर पीस। अभी जब इंटरनेशनल डे फॉर पीस की बात हो रही है, आप देखोगे कि कितनी सारे देशों में लड़ाई सी चल रही है। आप अफगानिस्तान की बात कर लो,
यमन की बात कर लो, सीरिया, टर्की, सोमालिया, इराक, मैक्सिको, लिबिया। तो आज हम लोग 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मना रहे हैं, और लास्ट कैलेंडर ईयर 2019 में देखो तो 8 कंट्रीज में, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, टर्की, सोमालिया, इराक, मैक्सिको, लिबिया, हर देश में कम से कम 1000 जाने गई हैं, और ज्यादातर सिविलियंस हैं। मिलिटराइज्ड अटैक्स हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं। ये डाटा किसने दिया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने दिया है। खासकर अगर आप इसमें मगरेब एंड साहेल रीजन्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका जोड़ देते हो तो 25 कंट्रीज में डेडली वॉर्स हुए हैं 2019 में, और 2020 में हो भी रहे हैं। इन वॉर्स के साथ साथ भाई डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो आप देखो 79.5 मिलियन, 7 करोड़ 95 लाख, लगभग 8 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं बाय द एंड ऑफ 2019 ड्यू टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन एंड अदर रीजंस। ये किसने बताया? यूएन रिफ्यूजी एजेंसीज ने बताया। तो बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके लिए ऑथर यहां पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम को। जिस तरीके से इस समय पे इंटरनेशनल सिस्टम को स्ट्रक्चर करके रखा गया ना, इससे इनॉर्मस ऑब्स्टिकल्स हैं पीस को। चूंकि ऑथर यहां पे बोल रहा है कि वो कंट्रीज जो अपने आप को सबसे बड़ी पावर बोलती हैं, जो अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक बाइट को डिस्प्ले करती हैं, जो पीस की बात करती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के, वो अपने पेटी पॉलिटिक्स को पूरा करने के लिए इनस्टेबिलिटी को फ्यूल करती हैं, वायलेंस को फ्यूल करती हैं दुनिया भर के देशों में। और यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, मैं आपको एक एक करके वो सारे एग्जांपल्स बताता हूं। यहां पे मेन बात की जा रही है 3 कंट्रीज की, यूएसए, रशिया और चाइना। ऑथर साफ साफ बोल रहा है यूएस, रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के पीस की बात करती हैं, स्टेबिलिटी की बात करती हैं, पर दुनिया भर में सारा का सारा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर उनका फैलाया हुआ है। जैसे कि यमन में सिविल वॉर हुआ। अभी यमन में सिविल वॉर जब हुआ तो कहीं ना कहीं यमन की जो नेबरिंग कंट्रीज थी, सऊदी अरेबिया और यूएई, इनका इन्वॉल्वमेंट था वहां पे, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया और यूएई ने सिविल वॉर सा करवा रखा था यमन में, और इन सऊदी अरेबिया और यूएई को हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूएसए प्रोवाइड कर रहा है। तो सिक्योरिटी के नाम पे यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई को हथियार प्रोवाइड कर रहा है, और वो यमन से लड़ रहे हैं। तो यमन में शांति को भंग कर रखा है। नुकसान किसका है? वहां के सिविलियंस का। सिविलियंस थोक के भाव मारे जा रहे हैं। फिर बात की जाए रशिया की, तो रशिया और यूएसए दोनों मिलके लिबिया में टर्की के इंटरफेरेंस को रोकना चाहते हैं, टर्की के इन्वॉल्वमेंट को रोकना चाहते हैं, जिसके चलते लिबिया में भी एक सिविल वॉर सा चालू हो गया। कितनी लड़ाई हो रही है, कितने लोगों की जानें चली गई। वैसे ही सीरिया में हो रहा है, यमन में हो रहा है, लिबिया में हो रहा है। तो यूएस, रशिया जैसी जो ताकतें हैं वो यहां पे बवाल फैला रही हैं। इनफैक्ट आप चाइना को देखो तो चाइना भी यही कर रहा है। तो साउथ सुडान में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, पाकिस्तान में, म्यांमार में हथियारों को प्रोवाइड करना, इंसर्जेंट ग्रुप्स को फ्यूल करना, छोटी मोटी लड़ाइयां करवाना, इसमें चाइना प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है। फिर चाइना इंडिया के साथ जो लद्दाख में कह रहा है, हालांकि उसको सीधे सीधे लिखा नहीं है, उसको नाम दिया गया हेगोमोनिक एक्सपेंशनिज्म। तो ताइवान के साथ बात कर लीजिए, इंडिया के साथ बात कर लीजिए, साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स है, पैरासल आइलैंड्स, ठीक है, स्प्रैटली आइलैंड्स, इनके ऊपर सोवरेनिटी की बात कर लीजिए। वहां पे चाइना अपना हेगोमोनिक एक्सपेंशन कर रहा है, जिसके चलते मिलिट्री लड़ाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल ने, सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कॉल दी है कि भैया कोविड-19 का पैंडेमिक फैला है, लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, आप लोग दुनिया भर में लड़ाई कर रहे हो, तो ग्लोबल सीज फायर करो, सब कुछ रोक दो। तो यूनाइटेड नेशंस कोशिश कर रहा है कि पीस आ जाए, अफ्रीकन यूनियन कोशिश कर रहा है पीस आ जाए, यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है पीस आ जाए, वॉर जोन्स में हॉस्टिलिटीज को रोकने की बात की जा रही है। लेकिन यहां यह कहा जा रहा है कि माइक्रो लेवल के डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम मैक्रो लेवल पे। तो आज की डेट में ये जो आपने स्पेसिफिक और स्पेशल ट्रीटमेंट देख रखा है यूएसए, चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज को, ये गलत है। आज की डेट में जो इंटरनेशनल सिनारियो होना चाहिए वो इक्वलिटी की तरफ होना चाहिए, तभी आप पीस के सिद्धांत को आगे लेके आ सकते हो। तो ओवरऑल दुनिया भर में जो भी बवाल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका बिल यहां पे ऑथर ने किसके ऊपर फाड़ा है? बड़ी कंट्रीज को, स्पेशली यूएसए, चाइना और रशिया। हालांकि इसमें कुछ हद तक फ्रांस, यूके भी रिस्पॉन्सिबल है, उनका सीधे सीधे नाम नहीं लिया गया है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है। दोस्तों मैं आपसे कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूज जानना चाहूंगा। देखिए, एडिटोरियल की जो वीडियोस हैं, करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं, क्विज की वीडियोस हैं, इनको बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, व्यूअरशिप बहुत कम है। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो एडिटोरियल की व्यूअरशिप है वो 1500 से 2000 के बीच में रुक के रह गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। करंट अफेयर्स की व्यूअरशिप मुश्किल से 1000 पहुंचती है।
तो आपको क्या लगता है, एक ही वीडियो बनाई जानी चाहिए? मतलब आपके व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं कि मैं करंट अफेयर्स में किस तरीके से प्रोसीड करूं अपने चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।